नरेंद्र मोदी सरकार ने तय कर लिया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करके ही रहना है। भारत के हर एक नागरिक के लिए समान अधिकार लागू करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया बयान के बाद से तो इस पर और ज्यादा हो हल्ला शुरू हो चुका है। पहले इस पर सिर्फ चर्चा होती थी, लेकिन जोर शोर से नहीं होती थी। लेकिन जब से प्रधानमंत्री मोदी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन किया है, तब से तो मानो पूरे देश में इस एक मुद्दे पर चर्चा जोर शोर से शुरू हो गई है। कोई इसका समर्थन कर रहा है तो कोई इसके विरोध में उतर गया है। आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। साथियों, ये लोग हम पर आरोप लगाते हैं, लेकिन सच ये है कि यही लोग मुसलमान करते हैं। अगर ये मुसलमानों के सही मायने में हितैषी होते तो अधिकांश परिवार, मेरे मुस्लिम भाई बहन, शिक्षा में पीछे न रहते, रोजगार में पीछे न रहते, मुसीबत की जिंदगी जीने के लिए मजबूत नहीं रहते। और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है, सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ, लेकिन ये वोट बैंक के भूखे लोग मुस्लिम तो इस एक आर्टिकल 44 के लागू होने के नाम से ही जैसे तिलमिला जा रहे हैं। वो जो मुस्लिम समाज का खुद को ठेकेदार मानते हैं। लेकिन बीजेपी नेता और पेशे से वकील अश्विनी उपाध्याय ने भी मानो कमर कस ली है, किसी भी तरह से इस एक आर्टिकल को इम्प्लीमेंट कराकर ही दम लेना है। तभी तो वो समय समय पर तरीके बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि कैसे इसे लागू किया जा सकता है, कैसे इसके फायदों को किसी को गिनाया जा सकता है, जन जन तक पहुंचाया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले तो पेशे से वकील अश्विनी उपाध्याय ने इस यूनिफॉर्म सिविल कोड का नाम बदलने का सुझाव दिया है। उनका मानना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का नाम बदलकर अगर और कानूनों की तरह आगे इंडियन लगा दिया जाए तो शायद लोगों को इसे स्वीकार करने में ज्यादा आसानी होगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड की जगह इंडियन सिविल कोड। सुनिए क्या कह रहे हैं वकील अश्विनी उपाध्याय। आर्टिकल 44 पे आजकल जो इतनी बहस चल रही है और जो विवाद बना हुआ है, इसका दो समाधान है। पहला तो ये कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड कहा जा रहा है, इसमें से यूनिफॉर्म हटा दिया जाए, इंडियन जोड़ दिया जाए, यानी इसका नाम रख दिया जाए इंडियन सिविल कोड। क्योंकि भारत में सैकड़ों ऐसे कानून हैं जिसका पहला शब्द इंडियन होता है। इंडियन पिनल कोड, इंडियन टैक्स कोड, इंडियन एजुकेशन कोड, सब में पहला शब्द इंडियन होता है। तो एक तो ये कि नाम इसका अगर बदल दिया जाए तो आधा विवाद यहीं खत्म हो जाएगा। फिर उन्होंने बताया कि कैसे इसके फायदों को गिनाकर जन जन तक इसका सही मतलब समझाया जा सकता है। इसके लिए उन्होंने देश भर के कॉलेजों के प्राचार्य, प्रधानाचार्य, कुलपति, उप कुलपति से गुजारिश की है कि वो अपने कॉलेज में हर एक प्रोफेसर के लिए इस एक टॉपिक पर एक क्लास जरूर रखवाएं। क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो 15 दिन में इस एक टॉपिक पर 10,000 क्लासेस हो चुकी होंगी, जो कि लोगों में, देश के युवा में इस अनुच्छेद के बारे में बताने का सबसे अच्छा रास्ता साबित होगा। इसके बारे में पूरे देश में जन जागरण किया जाए। जन जागरण का सबसे अच्छा माध्यम है हमारे देश में कॉलेज, जो डिग्री कॉलेज हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, MBA कॉलेज हैं, मेडिकल कॉलेज हैं और यूनिवर्सिटी। इसलिए मैं देश के सभी जितने भी हमारे कॉलेजेस हैं, सबके प्राचार्य से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, सभी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, आप अपने यूनिवर्सिटी में, अपने कॉलेज में इंडियन सिविल कोड के ऊपर एक कम से कम लेक्चर जरूर रखिए। अगर देश के सभी यूनिवर्सिटी में, सभी कॉलेज में मात्र एक लेक्चर रखा जाए
जितने इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, मेडिकल कॉलेज हैं, एमबीए के कॉलेज हैं और भी प्रोफेशनल कॉलेज हैं, जितनी यूनिवर्सिटी हैं, सब में एक एक लेक्चर रख दिया जाए। अगले 15 दिन के अंदर पूरे भारत में कम से कम 10,000 लेक्चर ऑर्गेनाइज हो जाएंगे। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं सभी डीन से, सभी वाइस चांसलर से, सभी प्रिंसिपल से, सभी अपने लेक्चरर से कि प्लीज कॉलेज में इंडियन सिविल कोड के ऊपर एक लेक्चर जरूर रखिए। इसके बाद तो अश्विनी उपाध्याय ने कुछ ऐसा बता दिया जिसका एहसास शायद अभी तक मुस्लिम समाज से जुड़े किसी भी शख्स को ना हुआ हो। अश्विनी उपाध्याय ने बताया है कि दरअसल यूनिफॉर्म सिविल कोड या इंडियन सिविल कोड देखा जाए तो सबसे ज्यादा फायदेमंद मुस्लिम बहन बेटियों के लिए ही है। उन्होंने गिनाया है कि आर्टिकल 44 हिंदुओं को 1, क्रिश्चियन को 2, पारसी को 3 और मुस्लिम बहन बेटियों को 11 फायदे देगा। पहले हिंदू, क्रिश्चियन और पारसी को इसके लागू होने के बाद मिलने वाले फायदों के बारे में जान लेते हैं। यह आपको जान के आश्चर्य होगा कि ये जो आर्टिकल 44 है, इससे हिंदुओं को केवल 1 फायदा होगा, क्रिश्चियंस को 2 फायदा होगा, पारसी को 3 फायदा होगा और मुस्लिम्स को 11 फायदा होगा। हिंदुओं को 1 फायदा और मुस्लिम्स को 11 फायदा। कैसे? आर्टिकल 44 जब इंप्लीमेंट होगा, यानी जब इंडियन सिविल कोड आएगा, तो केवल हिंदुओं को इतना लाभ होगा कि सबको शादी का रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी हो जाएगा। बस इतना सा ही बेनिफिट होना है कि शादी का रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी हो जाएगा। एक सिक्योरिटी रहेगी, सोशल सिक्योरिटी रहेगी सबको। सरकार के पास भी एक डिटेल रहेगा कि हाँ भाई टोटल कितने फैमिली हैं भारत में, कितने लोग मैरिड हैं, कितने लोगों ने शादी किया हो। क्रिश्चियंस को 2 फायदा होगा, एक तो शादी का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो जाएगा, दूसरा बेनिफिट ये होगा जो उनका कूलिंग पीरियड है, अगर वो डिवोर्स के लिए अप्लाई करते हैं तो उनको 2 साल तक इंतजार करना होता है, जबकि हिंदुओं में जो कूलिंग पीरियड है वो मात्र 6 महीने का है। मुस्लिम और क्रिश्चियंस में जो कूलिंग पीरियड है 2 साल का है, तो उनका भी कूलिंग पीरियड 6 महीने का हो जाएगा। तो उसका फायदा ये होगा कि जो 2 साल तक इंतजार करना होता है, जहां वाइफ हस्बैंड दोनों रेडी हैं डिवोर्स लेने के लिए, इसके बावजूद 2 साल वेट करना पड़ता है, वो खत्म हो जाएगा। पारसी को 3 फायदा होगा। पहला तो ये उनकी शादी का रजिस्ट्रेशन उनके यहाँ पे कंपलसरी हो जाएगा। दूसरा, उनको विरासत और वसीयत में इक्वल राइट हो जाएगा बहन बेटियों को। वो पारसी से शादी करें, गैर पारसी से शादी करें, अपनी कम्युनिटी के बाहर शादी करें, उनको विरासत और वसीयत, सक्सेशन और इनहेरिटेंस का इक्वल राइट बना रहेगा। अब बारी आती है मुस्लिम बहन बेटियों की। अश्विनी उपाध्याय ने काफी डिटेल में समझाया है कि क्यों मुस्लिम बहन बेटियों के लिए कानून सबसे ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। उन्होंने 11 पॉइंट्स गिनाए हैं जिनके आधार पर वो दावा कर रहे हैं कि मुस्लिम ही इस अनुच्छेद का सबसे ज्यादा विरोध कर रहे हैं, बल्कि इसी कौम की बहन बेटियों को इससे सबसे ज्यादा फायदा मिलने वाला है। मुस्लिम बेटियों को यूनिफॉर्म सिविल कोड से पूरे 11 फायदे। पहला, शादी की उम्र समान हो जाएगी जो कि अभी 9 साल है। दूसरा, शादी का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो जाएगा। तीसरा, ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स सबका एक जैसा हो जाएगा। चौथा, प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स सबका एक जैसा हो जाएगा। पांचवा, समान गुजारा भत्ता मिलने लगेगा। छठा, मुस्लिम बेटियों को बच्चा गोद लेने का अधिकार मिल जाएगा। सातवां, बच्चे के भरण पोषण का अधिकार माँ को मिल जाएगा। आठवां, प्रॉपर्टी पर समान अधिकार अभी नहीं है, मिल जाएगा। 9वां, विरासत वसीयत में बराबर हक मुस्लिम बेटियों को मिल जाएगा। 10वां, एक पति एक पत्नी का नियम सब पर लागू हो जाएगा। 11वां, माँ पिता की देखभाल का अधिकार मुस्लिम बेटियों को मिल जाएगा। आप खुद ही सुनिए अश्विनी उपाध्याय से कैसे डिटेल में उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड के लागू होने से मुस्लिम बहन बेटियों को मिलने वाले 11 फायदों के बारे में बताया है। लेकिन मुस्लिम बेटियों को तो 11 फायदा होगा। सबसे पहला फायदा, शादी विवाह की उम्र समान हो जाएगी। अभी उनकी 9 साल चल रही है, वो 18 साल हो जाएगी या 19 साल या 20 साल, अभी तो पार्लियामेंट में तय होगा। जो भी होगा, कम से कम 18 साल तो होगी। तो स्वाभाविक सी बात है, हमारी मुस्लिम बेटियां भी पढ़ेंगी, साक्षर बनेंगी। 18 साल के बाद शादी होगी तो उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। समझदार हो जाएंगी तो उनकी प्रताड़ना कम होगी, उनका मेंटल टॉर्चर कम होगा। उनको कम से कम 12वीं तक उनकी पढ़ाई हो चुकी होगी, तो कम से कम जिस भी लाइन से पढ़ाई करेंगे, बेसिक उनको नॉलेज भी होगी, एक जिम्मेदार और नागरिक बन जाएंगे। दूसरा फायदा होगा, शादी का उनका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो जाएगा, हालांकि वो सबको हो रहा है। तीसरा क्या फायदा होगा, ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स सबका कॉमन हो जाएगा। अभी मुस्लिम बेटियों को किस आधार पर डिवोर्स देना है वो कहीं लिखा ही नहीं है, कोडिफाइड ही नहीं है। तो अगर रोटी ठंडी हो जाए तो भी डिवोर्स हो जा रहा है, दूध में चीनी नहीं मिलाया तो भी डिवोर्स हो जा रहा है, चाय ठंडी हो रही है तो भी डिवोर्स हो जा रहा है।
और ट्रिपल तलाक भले खत्म हो गया, 4 तरीके के तलाक अभी भी चल रहे हैं। तलाक हसन चल रहा है, तलाक एहसन चल रहा है, तलाक बाइन चल रहा है, तलाक किनाया चल रहा है। और ये चारों तलाक ईमेल के जरिए होता है, व्हाट्सएप के जरिए होता है, कुरियर के जरिए होता है, इस तरीके से चल रहा है। तो ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स भी कॉमन हो जाएगा हिंदू, मुस्लिम, पारसी, ईसाई के लिए। तो फायदा क्या हो, सबसे ज्यादा फायदा होगा मुस्लिम बेटियों को। प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स सबका एक हो जाएगा कि भाई देखो, एक्स्ट्रा जुडिशियल तलाक नहीं होगा, सारे के सारे तलाक कोर्ट के जरिए होगा। तो हिंदू, क्रिश्चियंस, पारसी में ऑलरेडी कोर्ट के जरिए ही डिवोर्स होता है। किसका नहीं हो रहा है? मुस्लिम बेटियों को। तो फायदा किसको होगा? मुस्लिम बेटियों को। इसी तरीके से गुजारा भत्ता, मेंटेनेंस, भाई तलाक हो गया, अब बेटी कहां जाएगी? उसके पास भरण पोषण कोई रास्ता नहीं है, पिता बूढ़े हो चुके हैं, भाई अपने अपने परिवारों में व्यस्त हैं, तो बेटी की देखभाल कौन करेगा? गुजारा भत्ता कैसे मिलेगा? तो अभी हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख में तो गुजारा भत्ता मिलता है, हमारी मुस्लिम बेटियों को गुजारा भत्ता नहीं मिलता। यानी जब इंडियन सिविल कोड आएगा तो एक फायदा ही हो जाएगा हमारी मुस्लिम बेटियों को, उनको भी गुजारा भत्ता मिलेगा। अभी हमारी मुस्लिम बेटियों को गोद लेने का अधिकार नहीं है बच्चा, इंडियन सिविल कोड आएगा, उनको गोद लेने का अधिकार मिल जाएगा। अभी उनको बच्चे के भरण पोषण का अधिकार नहीं है, डिपेंडेंट है, वो भी मिल जाएगा। अभी उनको प्रॉपर्टी का इक्वल राइट नहीं है। इस्लाम में बेटा और बेटी को इक्वल ट्रीट नहीं किया जा रहा है आज की डेट में। जब आर्टिकल 44 इंप्लीमेंट होगा, इंडियन सिविल कोड आएगा, तो हमारी मुस्लिम बेटियों को भी सक्सेशन और इनहेरिटेंस यानी विरासत और वसीयत का इक्वल राइट मिल जाएगा। एक पति एक पत्नी का नियम सब पे लागू हो जाएगा। तो हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख पे तो पहले से लागू है। फायदा किसको हुआ? हमारी मुस्लिम बेटियों को। माँ बाप के, माता पिता के देखभाल का अधिकार सबको मिल जाएगा। तो वास्तव में उसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है हमारी मुस्लिम बेटियों को है। अगर भाई नहीं है और शादी हो गई है तो उनको ये राइट नहीं है कि अपने माता पिता की देखभाल कर सके, माता पिता की प्रॉपर्टी ले सके, माता पिता के घर में आके सेवा कर सके। नहीं है, राइट ही नहीं। तो फायदा किसको हुआ? मुस्लिम बेटियों को। लेकिन अश्विनी उपाध्याय ने अफसोस ही इस बात का जताया है कि इस यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध ही सबसे ज्यादा मुस्लिमों की तरफ से किया जा रहा है। क्यों? अब दुर्भाग्य आप देखिए, विरोध कौन कर रहा है? तथा कथित मुस्लिमों के रहनुमा। क्यों? क्योंकि उनको लगता है हमारे हाथ से सत्ता निकल जाएगी, इसलिए उसका विरोध कर रहा है। अब जरा सोचिए, हिंदुओं को एक फायदा, फिर भी हिंदू डिमांड कर रहे हैं कि इंडियन सिविल कोड आना चाहिए, आर्टिकल 44 इंप्लीमेंट होना चाहिए। मुस्लिम्स को 11 फायदा, फिर भी मुस्लिम्स की बात करने वाली पॉलिटिकल पार्टियां, एनजीओ, पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत उलमा हिंद इसका विरोध कर रहा है। जानते हैं क्यों? क्योंकि उनको बहन बेटियों को दबा के रखना है, उनका शोषण करना है। वो नहीं चाहते कि मुस्लिम बहन बेटियां भी आगे आए, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, अच्छी तरीके पढ़ाई लिखाई करें, सब कुछ करें। इसके साथ ही अश्विनी उपाध्याय ने तो इस आर्टिकल में एक और चैप्टर पॉपुलेशन कंट्रोल का भी जोड़ने की बात कही। उन्होंने कहा कि अगर हम दो हमारे दो का चैप्टर भी इसमें जुड़ जाएगा तो भी हमारी मुस्लिम बहन बेटियों को ही इससे सबसे ज्यादा फायदा होगा। कैसे? वकील अश्विनी उपाध्याय से सुनिए। और खासतौर पर अगर इस इंडियन सिविल कोड में एक और चैप्टर जुड़ गया पॉपुलेशन कंट्रोल का, हम दो हमारे दो सबके दो, इसका भी फायदा सबसे ज्यादा मुस्लिम बेटियों को ही होना है। सबसे ज्यादा तबीयत उन्हीं की खराब हो रही है, ज्यादा बच्चा होने से उन्हीं की तबीयत खराब हो रही है, उन्हीं का डेवलपमेंट रुक रहा है, पूरी जिंदगी केवल बच्चों की देखभाल करते रह जाते हैं, उनकी अपनी जिंदगी में कुछ बचता ही नहीं। इसलिए अश्विनी उपाध्याय ने हाथ जोड़कर देश के सभी आदरणीय प्राचार्य, प्रधानाचार्य, कुलपति और उप कुलपति से सबसे रिक्वेस्ट की है, देर मत करिए, अपने कॉलेज में इंडियन सिविल कोड पर एक लेक्चर जरूर रखिए। और इसके लिए वकील अश्विनी उपाध्याय ने खुद अपनी कमर भी कस ली है। सुनिए। मैं देश के सभी आदरणीय प्राचार्य, प्रधानाचार्य और अपने कुलपति, उपकुलपति सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज देर मत करिए, अपने कॉलेज में इंडियन सिविल कोड के ऊपर एक लेक्चर जरूर रखिए। अश्विनी उपाध्याय ने तय कर लिया है कि जब तक ये आर्टिकल इम्प्लीमेंट नहीं होगा तब तक वो कोई नई PIL नहीं भरेंगे, कोर्ट कम जाएंगे और देश में घूम घूम कर जहां जहां से उन्हें इनविटेशन आ रहा है जा रहे हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में लोगों को बता रहे हैं। अब पेशे से वकील अश्विनी उपाध्याय से इतना सुनने के बाद आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जो आपकी राय थी, क्या ये सुनने के बाद आपकी सोच में कुछ बदलाव आया है? क्या आपका इस बारे में थॉट कुछ बदला है? अगर हाँ तो कमेंट कर हमें जरूर बताएं।